वेलकम बैक। तो चेन होल्डिंग के क्वेश्चंस बताइए कौन कौन से हैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। देवेश ने कहा 52 नंबर क्वेश्चन और इसके अलावा तनीषा 146 तो पहले ही आ गया। और नहीं, आज का व्यू काउंट नहीं होगा। विकास कह रहा है मैंने चेन होल्डिंग का होमवर्क ही नहीं किया। मैं आपको एलओसी का भी होमवर्क कराने वाला था, आप कह रहे हो चेन का भी नहीं किया आपने। चलो आयुषी, असल में मैंने इतनी शराफत से इसलिए ब्रेक दे दिया क्योंकि हमने अपना पीछे बैकअप में चेंज करना था ना फाइल। चलिए, तो मेरे पास 3 ही क्वेश्चन क्वेरी में आए हैं बस, और एक तो हमेशा है ही। वो क्या है कि भाई हम एनसीआई से एंड इन्वेस्टमेंट से हम क्यों माइनस कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो हमारे पास वो पुरानी क्वेरी जिंदाबाद। और मैंने ब्रेक में आपसे मांग लिया था कि मुझे एग्जाम्पल भेज दो, और आप में से एक बच्चे ने एग्जाम्पल दे भी दिया मुझे। ये हमने ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल किया था। तो अब पहले ये बताओ, पहले मैं आपको इसी का एक बार फिर से अटेम्प्ट करूं निपटारा करने का कि भाई ये माइनस करने का, क्योंकि आप बार बार कहते हैं। तो क्या इसे फिर से एक बार ट्राई करें कि इसे कैसे क्यों माइनस करते हैं। चलिए, अब मेरे साथ साथ सुनो, फिर से ट्राई करते हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी विकास कह रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कितने नालायक बच्चे हैं, बात समझ। नहीं नहीं विकास, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट नालायक। असल में पता क्या, इसका रीजन ना बड़ा बारीक है। वो मेमोरी में रहता नहीं है। उस समय हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में वो रिकॉल फैक्टर नहीं आता उसमें, क्योंकि ना कनेक्टेड पॉइंट है। तो मैं फिर से ट्राई करूंगा उसके अंदर। और फिर एज अ टीचर मेरे को क्या सोचना पड़ता है कि भाई क्या किया जाए इनको, अगर इस बात को समझाना है कि ये एनसीआई हवाबाजी है, डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए है। इतने से बात समझ नहीं आ रही है। ओके, तो मैं इसे एक काम करूंगा। अब मैं ना, मेरे पास चूंकि हमारे पास क्वेरी क्लास है और लंबा टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी किया हुआ है आपने। दोबारा लिखूं एग्जाम्पल के नहीं लिखूं? फटाफट से बताओ, दोबारा लिखूं कि नहीं लिखूं? क्वेश्चन 78। ओके, क्वेश्चन 78। चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के पास ये प्रिंट आउट पता नहीं है कि नहीं है, आप लोगों ने अपने ये पेरेंट कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है विच इज इक्वल टू 20 लाख। ये S1 है और ये S2 है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपने किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट है 15 लाख और S2 में 70% है और इन्वेस्टमेंट है 9 लाख। करंट एसेट है 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। हमने इसे 2-3 प्रकार से पहले सॉल्व किया हुआ है। एक बार तो हमने ऐसा भी किया था कि क्वेरी आई नहीं थी, इन्वेस्टमेंट माइनस भी नहीं की थी हमने। वो अपने आप माइनस हो जाती है, पर उससे काम हुआ नहीं। उससे आपको लगा नहीं नहीं, उससे तो बात बनी नहीं ना। 1 लाख। करंट लायबिलिटी 3 लाख, 8 लाख और 3 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट आज की बैलेंस शीट डेटा 31 मार्च 2001, और हमने शेयर्स भी कब अक्वायर किए हैं? 31 मार्च 2001। ये एग्जाम्पल हमने पहले किया हुआ है। वंश, आप ना हाँ मत बोलना जब तक दिल से आवाज ना आए, ठीक है?
अगर मान लो मैं कहूं ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और आपको दिल से आवाज नहीं आई, हाँ मत बोलना, कहना नहीं समझ में आई। पर फिर आज अगर मान लो आज भी ये क्वेरी में रह गया, तो फिर तो दिक्कत की बात है भाई, फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है, वो रहना नहीं। अगर आज तुमने हाँ कर दिया तो दोबारा ग्रुप में मत लिखना कि ये माइनस करने का रीजन क्या है। ओके, हाँ करवा कर ही आगे चलूंगा, सबसे हाँ कराऊंगा। जब आपको लगेगा कि हाँ जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो हाँ कर देना, तो आगे चलेंगे। आप अपने पास इस वाले को देखना बंद कर दो। अब कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ बोलो जरा। मैंने कहा लेट अस सी ओनली S1, बोलो हाँ। पहले भी ऐसे कराया हुआ है, क्या आपको याद है? ये पहले भी कराया हुआ है, शायद फर्स्ट क्लास में ऐसे ही करवाया था। लेकिन पॉइंट है कि वो नहीं समझ में आया, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे हम लोग। क्या पेरेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से वो इस सब्सिडरी के नेट एसेट्स का मालिक हो गया है? फटाफट से हां या ना बोले। ये बड़ी पहले फर्स्ट क्लास की बात है कि होल्डिंग कंपनी उसका मालिक हो गया है। इसका मतलब ये हो गया, अगर पेरेंट अपने पास इस सब्सिडरी को अपने पास जोड़ना चाहे, तो क्या मैं कह दूं कि इसके नेट एसेट्स जो हैं, बताओ इसके नेट एसेट कितने हैं? 10 लाख, 9 लाख, 2 लाख। चलो मैं और डिटेल में ही लिखता हूं। क्या S2 का जो 10 लाख का प्लांट है, वो 80% पेरेंट का है? हां बोलो तो ही आगे चलेंगे। क्या पेरेंट S1 के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 9 लाख की, 80% पी की है? बोलते जाओ हां। क्या करंट एसेट्स 2 लाख का 80% पी का है? बोलो हां। क्या करंट लायबिलिटी 8 लाख की 80% पी की है? फटाफट से बताइए, इन सबके बदले में क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो पी की है वो बताना। आपने ये सब भी पी का लिखा है, इन्वेस्टमेंट भी किसकी लिखोगे? जो पी की है। कितनी है? 15 लाख। इसका डिफरेंस बताओ क्या आ गया? इसका डिफरेंस क्या आ गया? क्योंकि वो गुडविल है। ज्योति ने कहा 4,60,000। क्या ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट आप बाकी भी एसेट्स के कंट्रोल में है? ओनर नहीं है पर कंट्रोल में है। आप ओनर नहीं है, पर क्या बाकी के भी एसेट्स आपके पास अंडर कंट्रोल आ गए हैं? तो मुझे ये बताओ, क्या प्लांट जो 10 लाख का है उसका 20% एनसीआई का है और आपके कंट्रोल में है? बोलो हां। हां बोलेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं इस बात को सीधा सीधा कई बार बोल चुका, पर आप नहीं, फिर समझ नहीं पाते। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स, क्या 9 लाख का 20% भी एनसीआई का है? जल्दी से बोलो हां या ना। भाई इसके सारे एसेट्स है ना, प्लांट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, करंट एसेट्स। 2 लाख का भी 20%, ये भी एनसीआई का है। अच्छा, करंट लायबिलिटी 8 लाख का भी 20% एनसीआई का है। क्या इसका क्रेडिट आप एनसीआई को दे देते हैं? बैलेंसिंग फिगर्स कि भाई ये मैंने इस एंट्री को समझाया था, लाल किला अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो हमारा नहीं है किसी और का है पर मेरे कंट्रोल में है,
उनको अपने नेट एसेट्स को ले आओ और क्रेडिट में डाल दो एनसीआई को। फटाफट से मुझे बताओ एनसीआई कितने की आ गई? 2,60,000। ये बताइए, क्या मैं आपको अगर इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए कह दूं तो क्या बैलेंस शीट जब बनाएंगे सीबीएस, तो सीबीएस कैसी बनेगी? ऑफ पी एंड S1। फटाफट से बताना, पीपीई 20 लाख का आएगा। क्या प्लांट दोनों जुड़ जाएंगे? फटाफट से बताओ हां के ना। क्या प्लांट दोनों जुड़ जाएंगे? द आंसर इज यस। तो ये हो गया 8 लाख, ये हो गया 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। फिर मुझे बताइए, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी आएंगी? फटाफट से बताइए, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आपने लिखी है, चाहे वो आपकी है चाहे वो एनसीआई की है, सारी इन्वेस्टमेंट भी आएंगी? फटाफट से बोलो हां या ना। आशा कह रहे नहीं, प्रणब भी कह रहे नहीं। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट करी है, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट करी है डेबिट, यहां पर भी, पर यहां डेबिट नहीं आएगी, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, प्रणव कह रहे हैं एनसीआई की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? क्या गलत कर रहे हो आप? सारे सवाल तो ऐसे किए हैं प्रणव, यहां आकर कह रहे हो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसने क्या गुनाह कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट ने? एवरीथिंग विल कम। इसका मतलब इसके सारे एसेट्स आएंगे, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट जो हमारी है और जो एनसीआई की भी है ये भी यहां पर आएगी। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये इन्वेस्टमेंट 9 लाख की हो जाएगी? करंट एसेट्स हमारे हैं 3 लाख के, प्लस ये 2 लाख के और हो गए 5 लाख के। और मुझे बताओ हमारी शेयर कैपिटल कितने की है? 25 लाख की है। हमारी अदर इक्विटी में कोई चेंज नहीं है, 10 लाख का है। एनसीआई कितना आ जाएगा? फटाफट से बताओ एनसीआई कितना आ जाएगा? 2,60,000। और करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगी? 3 और 8 11 लाख। प्रणव कह रहे हैं सर वो एनसीआई की इन्वेस्टमेंट कैंसिल भी तो होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि दिमाग ओवर एक्टिव है प्रणव का? वो ओवर एक्टिव हो गया, वो जो मैंने पूछा नहीं उसका भी जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने क्या ये आपको क्लास 1 में नहीं बताया था आपको? तो क्लास 1 में तो चेन होल्डिंग नहीं कराई थी ना प्रणव। मैंने क्लास 1 में यही तो कहा था, उसके एसेट्स 80% हमारे हैं, वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट घट जाएंगी और गुडविल आ जाएगी, और जो हमारे नहीं है वो एनसीआई में चले जाएंगे। और इन सब का इफेक्ट ये होगा कि बैलेंस शीट में ऑल एसेट्स आ जाएंगे, साथ में एनसीआई आ जाएगी, साथ में गुडविल आ जाएगी। मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं की है, मैंने फर्स्ट क्लास की बात करी है। किसी की भी क्वेरी, खास तौर पे तनिषा या तनिष्का जिनका भी जो नाम था, आप मुझे बताएंगे, जिन्होंने आज सुबह मैसेज डाला हुआ था ग्रुप के अंदर, यहां तक कोई क्वेरी हो तो बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज के बाद दोबारा ये चर्चा हो। तनिष्का, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। आशा ने कहा कोई क्वेरी नहीं, सक्षम ने कहा कोई क्वेरी नहीं। ओके, तनिषा ने वैसे अभी तक हाँ नहीं किया है। चलिए अब मेरे साथ साथ देखते हैं, मानते हुए कि तनिषा छुट्टी पे है, अब मैं आगे चल रहा हूं। नीला पेन, क्या ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट, आप मालिक हो गए हैं एक और कंपनी के? फटाफट से बताओ, क्या 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 ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट आप मालिक हो गए हैं? हाँ, अगर मैं यहां से ना बोलूं, यहां से बोलूं तो कोई दिक्कत है? अगर मैं बैलेंस शीट से ना बोलूं और यहां से बोलूं तो कोई दिक्कत है? मैंने कहा ड्यू टू दीज इन्वेस्टमेंट्स आई हैव बिकम ओनर, कंट्रोलर of S2. Yes or no? Due to these two, I am holding 80%. NCI is holding 20%. Because of this, I got control of S2. Yes or no? खुशबू कह रहे नहीं। खुशबू, मैं अब वही ना, पहले मैं अब आगे चलूंगा ही नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया? और मजे की बात तो खुशबू ये है, मैं एक भी जगह गलत नहीं बोलूंगा।
मैं ठीक बोलूंगा तभी तो आपसे हाँ की उम्मीद कर रहा हूं, पर आपको सुनना है और मुझे बताना है कि जो मैंने बोला क्या गलत बोला। मैंने कहा ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय पेरेंट एंड S1, now they are 80% held by parents and 20% are held by the minority of S1. We both now have control over S2. फटाफट से बोले हां या ना। अभी भी अब सबने हां कर दिया है, मैं मुझे हां ही चाहिए। तनीषा कह रहे नहीं। बताओ तनीषा कहां प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि पॉइंट इज कि अभी तक तो मैंने कैंसिल भी नहीं कराया, और मजे की बात है तो आपको ये लग रहा है पता नहीं कहां अगर ये कैंसिल करा देंगे। मैं आपको कह रहा हूं जो आप अपना ना, आप प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब किसी चीज से डर जाते हैं, कमरे में कोई भी नहीं है फिर भी बार बार पर्दे जाके झटकते रहते हैं, हमें लगता है पता नहीं कोई है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। क्या द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय पेरेंट एंड S1 विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ऑफ S2? द आंसर इज यस। क्या गलत बोल रहा हूं मैं इसमें? हाँ आशा, 1 मिनट पहले जो क्वेश्चन चल रहा है ना इसी की बात करेंगे। आई कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन इन बिटवीन। ओके, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से बताना, पेरेंट कंपनी इस इन्वेस्टमेंट की मालिक है। ड्यू टू दिस, अब ये रही आपके सामने, किसकी बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं आपको? छोटी सी बैलेंस शीट दिखा रहा हूं S1 की। S1 की बैलेंस शीट में है PPE 8 लाख रुपए के, मैंने रब कर दिए थे ना पहले। उसके पास करंट एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के, शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपए की, अदर इक्विटी है 1 लाख की, करंट लायबिलिटी है 3 लाख रुपए की। 8 2 10, 6 3 10। ये S2 की बैलेंस शीट बनाई मैंने। ये बताओ, क्या ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट हम मतलब P लिमिटेड उसके PPE के मालिक बन गए? फटाफट से बताओ हम कितने मालिक बन गए PPE के? उसके PPE 8 लाख के हैं, उसके PPE 8 लाख के हैं। मुझे फटाफट से बताओ हम इसके कितने मालिक बन गए? क्योंकि हम इन इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी के 70% मालिक हैं। ड्यू टू दीज इन्वेस्टमेंट हम इस एसेट के 70% मालिक हैं। तो क्या 8 लाख का 70% मालिक हो गए तो क्या केवल P मालिक हो गया इसका? आराम से बताओ, क्या 8 लाख का 70% हम मालिक हो गए P एंड S ज्वाइंटली? व्हेन आई से P एंड S तो मतलब माइनॉरिटी ऑफ S। तो मुझे ये बताओ, हम दोनों ने मिल करके इस कंपनी पर जब कंट्रोल स्थापित किया तो हम उसके कितने मालिक हैं ज्वाइंटली? 70% के। P उसका भी कितना मालिक है? 80%। से यस और नो। भाई अल्टीमेटली हम इन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमने और NCI ने होल्ड कर रखा है, इसकी वजह से इसके ऊपर 70% के ओनर है, कंट्रोल 100% है, ओनर 70% है। तो क्या इसकी वजह से जो इसके पास प्रॉपर्टी लिखी है 8 लाख रुपए की, उसकी 70% मालिक कौन हो गए? जरा बताना। 8 लाख का 70% केवल P मालिक होगा या 8 लाख का 70% का मालिक P और NCI दोनों होगा? P और NCI दोनों होगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं P का, फटाफट से बताओ, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतना हो जाएगा P का ओनरशिप? फटाफट से बताओ। हां, टू मेक इट सिंपल, क्या मैं कह सकता हूं कि हम 56% के मालिक हो गए? बार बार 70% का 80% करूंगा तो सीधा सीधा उसके एसेट के हम 56% के मालिक हो गए। अब फटाफट से बताओ, उसके करंट एसेट्स हैं 2 लाख के, हम यानी P उसका मालिक कितना? फटाफट से बताओ उसका P मालिक कितना? 56%। सीधा लिख दूं ना 56%। हम उसकी करंट लायबिलिटी है 3 लाख, उसके मालिक कितने? 3 लाख की लायबिलिटी के भी हम ओनर हो गए, लायबिलिटी भी हमारी हो गई, वो हो गया 56%।
क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई इसके लिए हम कौन है? पी। मुझे बताओ इसके अंदर पी के पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? क्या पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कैंसिल करूं कि 9 लाख का 80% कैंसिल करूं? फटाफट से बताओ। क्या मैं इन्वेस्टमेंट जो यहां 9 लाख थी, जिसके हम मालिक 80% है और 20% माइनॉरिटी मालिक है, यहां बताओ मैं कितना कैंसिल करूं? क्या 9 लाख का 80% नहीं आना चाहिए? फटाफट से बताइए, आराम से सोचो। तो मैं कह रहे हैं क्यों? तुमने हर चीज तो पेरेंट की बताई कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पी का कितना, करंट एसेट पी का कितना, करंट लायबिलिटी पी का कितना, इन्वेस्टमेंट तुम एनसीआई की लिख दोगे क्या? जो तुम ये जो आशा कह रहे हैं वाई वाई वाई, बताओ तो। अब दिक्कत क्या है? अब आपको दिखाई देना शुरू हो गया कि इन्वेस्टमेंट तो 80% कैंसिल हुई है। तो तुम्हें लग रहा है भाई साहब हम कैसे यस कर दें? यही तो क्वेरी थी हमारी कि इन्वेस्टमेंट 80% क्यों कैंसिल हो रही है? क्योंकि 80% के बदले में ही तो पी मालिक बन रहा है आपका। अब मुझे ये बताओ कितना कैंसिल हो गया ये? अच्छा, इसमें गुडविल आ जाएगी। आप मुझे गुडविल बता दो कितनी आ जाएगी? गुडविल बता दो कितनी आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, ढूंढ के मल्टीप्लाई करो, ठीक से निकालना, क्योंकि मैं आंसर मैच कराऊंगा। आंसर पूरा नहीं कर रखा, आंसर आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है, उससे मैच कराऊंगा। 3,28,000। वैसे अगर गुडविल देखूं मैं, तो उस सवाल का आंसर अगर आपने करा होगा तो इस समय गुडविल आपकी उसके साथ मैच कर रही होगी। 3,28,000 प्लस 4,60,000, पता कितनी गुडविल आ रही होगी उस क्वेश्चन में? आप चेक करना, मैंने क्वेश्चन अभी किया नहीं है ना पूरा। 3,28,000, 7,88,000 की गुडविल आ रही होगी। ठीक है, आगे चलिए। क्या ड्यू टू दिस आप पीपीई के कंट्रोल में आ गए 8 लाख के 70% एसेट, जिसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है? 20%। बोलो हाँ कि ना? जिसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है? 20%। चल सकते हैं आगे? भाई उसके 8 लाख के एसेट हैं, 8 लाख के एसेट में 70% इन दोनों के ज्वाइंटली हैं, तो ये इन दोनों के ज्वाइंटली हो गए, तो पीपी वालों के हिस्सा 20% का है। यहां तक ठीक है। उसके करंट एसेट्स कितने हैं? क्या एनसीआई उसके करंट एसेट्स की भी मालिक है? फटाफट से बोलो हाँ के ना। पी के 9 लाख में 80 लाख है रुपीज थ्रू S1। अब विकास, अब बाद में पीछे नहीं जाऊंगा मैं, फिर दोबारा यस यस उसकी बात नहीं करूंगा। अभी तक यस बुलवा के आगे चला था और मैं इस टॉपिक को यहां खत्म कर दूंगा। जिनको नहीं समझ में आएगा उनको बोलूंगा कि भाई साहब इस वीडियो को बार बार सुनो। बिल्कुल ठीक कर रखा है आपने। करंट लायबिलिटी 3 लाख का है, 70% का 20%। ये बताओ क्या एनसीआई ने भी इसके बदले में इन्वेस्टमेंट लगाई है? फटाफट से बताओ, क्या एनसीआई ने इसके बदले में इन्वेस्टमेंट लगाई है? बिल्कुल एनसीआई ने भी लगाई है। बताना जरा, एनसीआई ने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है? एनसीआई ने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है? फटाफट से बताओ। टू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, एनसीआई ने भी तो 9 लाख का 20% लगाया हुआ है। इसका मतलब इसके बाद भी जो बच गया वो एनसीआई कितनी? फटाफट से बताओ, इसके बाद भी जो बच गया वो एनसीआई कितनी? ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद भी जो बच गया वो एनसीआई है। फटाफट से बताओ कितना हो गया? एनसीआई का बैलेंसिंग फिगर निकालो। 2000, बस 2000 ही आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। क्या आपका एनसीआई का टोटल 2,62,000 है क्या मेन सॉल्यूशन में? क्योंकि 260 यहां पर आया है, 2000 यहां पर आया है। क्या आपके मेन सॉल्यूशन में जो आपने ये किया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आप ऑलरेडी क्वेश्चन आपका कहीं से उठाया था। अनुष्का कह रही है ये 2000 गलत है। ये 2000 गलत है तो कितना लिखो फिर?
8 लाख का इतना, 2 लाख का इतना, करंट लायबिलिटी का इतना, मुझे फटाफट से बताओ कितना। 82,000। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। अच्छा, एक बार अब चेक भी कर लीजिए जरा फटाफट से। 82,000 प्लस 260, 342। क्या आप मैच कर रहे हैं कि नहीं कैच कर रहा है? अच्छा, अभी भी मैच नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, इसमें एक और भी इफेक्ट लेना पड़ेगा ना मुझे। कि जो ये तो ये वाला था, इसके अलावा इसके जो एसेट्स हैं वो मैंने लिखे नहीं अभी। 8 लाख का 30%, करंट एसेट्स में 2 लाख का 30%, करंट लायबिलिटी में 3 लाख का 30%। ये भी तो एनसीआई है। ये तो हमने कहा ये एनसीआई उसके मालिक हो गए, तो हम तो इसके 70 के मालिक हो गए, तो जो इसके 30% के रह गए वो भी तो मालिक है। इसका बैलेंस भी तो लेना पड़ेगा ना, तब टोटल आपका मैच करेगा। हमने तो कहा हम उसके 70% के मालिक हो गए, 70% में 80 उसका, 20 इसका। अब बाकी जो उसके 30 रह गए वो भी तो एनसीआई के पास है। हाँ बोलें तभी आगे लिखें, वरना मत लिखें, क्योंकि हर चीज मैच तो होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे मैच ना हो। फटाफट से बताइए। 2,10,000। अब देखना जरा, अब आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आंसर मैच होगा तो ही आगे चलेंगे। आंसर तो मैच होना चाहिए ना। 2,10,000 प्लस 82,000 प्लस 2,60,000, 552,000। चेक करें, अभी भी फर्क आ रहा है क्या? आना तो नहीं चाहिए। अब कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो फर्क आ सकता है। मुझे बताओ कितने का एनसीआई आ रहा है आपके मेन सॉल्यूशन में? 388,000। उसके नेट एसेट देखो, 8 2 10, 10 में से 3 गए तो कितने बच गए? 7। 7 लाख का 70% का 20%। ये फिगर जो आपके पास आ रही है 82,000, मेरी तो आ नहीं रही 82,000। 8 2 10 माइनस 3, ये आ गया 7 लाख। 7 लाख का आपने किया 70%, 4,90,000 का आपने किया 20%, ये आ गया 98,000। माइनस किया आपने 180, ये तो 82,000 डेबिट में आ रहा है। ये 82,000 आपका डेबिट में आ रहा है। चेक करें आपका बिल, मेरा तो डेबिट में आ रहा है। ये आ गया 8 2 10 माइनस 3, 7 लाख का 30%। 7 लाख का 30% इज इक्वल टू 2,10,000 माइनस 82,000 प्लस 2,60,000। आपका आंसर मैच कर रहा है। वो एनसीआई क्रेडिट का नहीं है, वो डेबिट का है। वो क्रेडिट का नहीं है, वो डेबिट का है। अब मुझे ये बताइए, क्या अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट तो बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आपको दिखाना है कि आप इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर चुके हैं। आप में से कुछ एक को दिख भी गई होगी, कुछ एक को नहीं भी दिखी है। बैलेंस शीट बनवाऊं कि छोड़ दूं बैलेंस शीट और सीधा डिफरेंस ही दिखाऊं? बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, बैलेंस शीट सेम आएगी भाई। आपका एनसीआई मैंने मैच करवा दिया, गुडविल आपकी मैच करा दी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नाउ लिसन अगेन। इस सबको आपने हाँ हाँ बोला था। और इसका मैंने प्रिंट आउट भी ले लिया है। ये मैंने इसका प्रिंट आउट भी ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ।
अगर मैं इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट को यहां ना लिखूं और सीधा एनसीआई लिख दूं मतलब ये मैं इन्वेस्टमेंट को कैंसिल नहीं करूं और मैं यहां एनसीआई बैलेंसिंग फिगर लिख दूं, इफ आई डोंट कैंसिल इन्वेस्टमेंट हेयर और मैं लेटर ऑन अपने पास इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करा दूं, तो कोई दिक्कत की बात है क्या? आराम से सोचो। यहां इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं किया मैंने कहा बेटा उसकी अलग एंट्री डाल देता हूं, मैं सीधा 180 को कैंसिल कर दूंगा विद एनसीआई। कोई दिक्कत की बात है? आई विल कैंसिल द इन्वेस्टमेंट। नाउ प्लीज टेल मी, अगर ऐसा करोगे तो आपका एनसीआई का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? क्योंकि अब ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल तो होनी है ना। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ गया हमारे पास 8 2 10 -3, 7 लाख का ये आ जाना चाहिए 90 समथिंग, 98,000। तो अब मुझे ये बताओ 260 प्लस 98 प्लस 210 माइनस 180, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? इसका मतलब ये हो गया। अब मैं आपको एक बात कहने का प्रयास करता हूं। अगेन नाउ कम्स योर मेन पॉइंट। हालांकि आपने फिर से इन्वेस्टमेंट कैंसिल की है, खुद ही कैंसिल की है। अब इधर ध्यान देखो। क्या एनसीआई भी इस इन्वेस्टमेंट का ओनर बन गया था 20%? फटाफट से बताओ हां कि ना। क्या ये एनसीआई भी ओनर बन गया था ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट? क्या ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट हमने उसके 100% एसेट्स को कंसोलिडेट कर दिया? क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो वो ओनर है। क्या ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिकॉज आप 100% एसेट किसी के जोड़ रहे हो, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसकी कैंसिल होनी चाहिए? मेरी कैंसिल होनी चाहिए या एनसीआई की कैंसिल होनी चाहिए? किसकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल होनी चाहिए? एनसीआई की। तो इसी को मैंने शॉर्ट में बताया। मैंने कहा जो एनसीआई की इन्वेस्टमेंट है ये हवाबाजी है। ये एक्चुअल में जब मैंने उनके एसेट्स को कंसोलिडेट कर लिया तो फिर दोबारा से थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये इन्वेस्टमेंट यहां कैंसिल नहीं करते, अगर आप मान लो ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करते, तो क्या एनसीआई भी ज्यादा आता और एनसीआई की इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में आती? फटाफट से श्रुति बताओ। अगर ये इन्वेस्टमेंट आप कैंसिल नहीं करते, आप बोलते साहब जितने एसेट्स किसी और के हैं वो एनसीआई में आएंगे। मैंने कहा ठीक है, बट एनसीआई हैज पेड मनी फॉर इट एंड यू वांट टू रिकॉर्ड कि भाई उसकी मनी जो पेड है वो भी रिकॉर्ड कर लो और उसके मनी की वजह से जो एसेट आए थे वो भी रिकॉर्ड कर लो। ये नहीं हो सकता ना। तुमने कार खरीदी, ओके, ध्यान से मुझे बताना, आराम से सोचकर। तुम बाजार में कार खरीदने गए और तुमने 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, उस आदमी ने तुम्हें कार नहीं दी, रसीद दे दी। क्या रसीद तुम्हारे लिए एसेट है ना? वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यू पेड एडवांस फॉर कार। सारे बच्चे बताओ, यू पेड 10 लाख रुपए एंड यू गॉट इन्वेस्टमेंट, यानी एडवांस का एक फाइनेंशियल एसेट आपका जनरेट हो गया। बाद में कार मिल गई तो आप बोल रहे हो कार तो मेरा एसेट है ही है, पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी मेरा एसेट है। क्या ये ठीक है? आप दो बाजी बोलोगे। भाई वो इन्वेस्टमेंट हवाबाजी है, उसकी जगह आपने एसेट ले लिए ना, तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करनी है? करनी है। कौन कैंसिल करेगा? वो हमने तो पैसे दिए नहीं थे। किसने पैसे दिए थे? उसके एनसीआई ने दिए थे। तो क्या एनसीआई में कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर तुम नहीं काटोगे तो बताओ क्या गलती हो जाएगी? अगर तुम नहीं काटोगे तो तुम बोलोगे एनसीआई ने ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट जितने एसेट थे वो तो हमारे हो ही गए, साथ में वो इन्वेस्टमेंट तो हमारी है ही है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम? अगर तुमने इन्वेस्टमेंट को कैंसिल नहीं किया तो क्या तुम्हारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट खड़ी हो जाएगी 20%? क्योंकि तुम्हारी अल्टीमेटली अब तुमने पता क्या कहना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कहा सर ये ना यहां 100% कैंसिल कर दो, यही तुम चाहते थे। दिखाओ नजदीक से। अब तुमने जुगाड़ क्या ढूंढना शुरू किया। तुमने कहा सर इन्वेस्टमेंट यहां पर गुडविल निकालने वक्त जो है ना 100% ही कैंसिल कर दो, तो वो भी तो गलत है।
क्योंकि आप कह रहे हैं पी मालिक बन गया जिन एसेट का, भाई उसकी कॉस्ट तो 80% है ना, उसकी कॉस्ट 20% थोड़ी ना है। पी की कॉस्ट कितनी है? पी जितनों का मालिक बना है उसमें पी की कॉस्ट कितनी है? वो तो इतनी है। अगर तुम यहां एनसीआई की भी वैल्यू लिख दोगे तो गलत नहीं हो गया कंपैरिजन? इसका मतलब आराम से इस वीडियो को बार बार देखना तो तुम्हें समझ में आएगा। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बोले? अब ये इतना कनेक्टेड है पॉइंट्स कि ये इसका मालिक था, ये इसका मालिक था, तो हमारा ना दिमाग इतनी फुर्ती से सोच नहीं पाता, तो हमें बार बार माइनस करते वक्त लगता है कि इसका क्या कारण था, तो उसका कारण हम तब तक भूल जाते हैं। तो भाई शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एनसीआई के भी एसेट्स हमने कंसोलिडेट कर रखे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट एक फिक्टिशियस है, ये एक हवाबाजी है, ये बेकार का एसेट है, इट मस्ट बी कैंसल्ड विद द एनसीआई। वही बात मैंने आपको जो पहले बताई थी दोबारा बता दी। आप इस वीडियो को अपने पास संभाल के रख लेना, क्वेरी सेशन से इस वीडियो को काट लेना कि पूरा डिटेल्ड रीजन चाहिए तो ये रहा, और शॉर्ट में एक लाइन में बताया हो वो पहले भी 3-4 दफा बताया हुआ है, वही दोबारा याद कर लेना, ठीक है। बाकी आप इनके अंदर अगर बार बार कहोगे कि सारा कॉन्सेप्ट पूरा याद आएगा तो ही मैं माइनस करूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। ओवर द टाइम इट विल बी द प्रैक्टिस इफेक्ट दैट विल ओवरटेक। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोचना बंद कर देंगे, आप चुपचाप इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। बट आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसके एसेट्स को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों बचेंगी, इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे उसके अंदर से। अब मुझे बताइए, अभी भी किसी बच्चे की, तनीषा ने तो कह दिया है कि उसकी क्वेरी नहीं है, और भी किसी की बची है तो बताइए। चलिए, हालांकि मेरे को जो लगता है अब हमारी क्लास में तनिष्का अलग है, तनीषा अलग है, क्योंकि अब जो बच्चे का नाम है वो है तनीषा खुराना। पहले मैं देख रहा था एक बच्चे का नाम था, उनका नाम था अग्रवाल। आई एम नॉट श्योर कि, तो मैं आपको आपके नाम मिक्स कर देता हूं अक्सर, तो आप डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। पहले से जो कह रहा था वही तो था। हाँ, तो प्रणव कह रहा है ये तो आपने पहले भी कहा था, तो भाई बताओ, मैं यहां आकर आज को कॉन्सेप्ट चेंज कर दूंगा? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अच्छा, वेदांग अलग है और वेदांत अलग है। ओके, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। बाकी अभी आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। क्या आप अपने क्वेश्चंस पर आ सकते हैं जो आपके क्वेरीज आ रही हैं? तो मैं इस डिस्कशन को अब मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और इन एनी अदर। मैं बोलूंगा ऑलरेडी इसको, भाई इस पर पीएचडी कर लिए, इसमें क्या करना है। अगर 25% S1 का, पेरेंट का 30% कंट्रोल रहेगा। हाँ, अब आशा कंट्रोल क्या 25 और 30% पे आ पाएगा? द आंसर इज नो। वो मुद्दा अलग है, वो फिर कंट्रोल की डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। ओके विकास, अभी तकरीबन 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं खाली लाइव क्लास में, बाकी तो मोस्टली जा चुके। वो कहते हैं साहब हमने पढ़ना ही नहीं, हमने होमवर्क करा ही नहीं हुआ, तो क्या करें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 180। क्वेश्चन नंबर है 180। प्रिंट ले लिया इसका? चलिए। सोलर लिमिटेड has 80% interest in subsidiary Mars. सोलर लिमिटेड होल्ड डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ 25% इन वीनस। तो एक है सोलर, एक है मार्स, एक है वीनस। सोलर के पास 80% शेयर किसके हैं? इसके। और डायरेक्ट 25% किसके हैं? वीनस के। मार्स ऑल्सो होल्ड 30% इंटरेस्ट इन वीनस। वो कहता है ये हमारे पास है। अब मुझे फटाफट से बताओ, क्या वीनस पर एस थ्रू मार्स 55% का अपने फैसले करवा पाएगा? फटाफट से बताओ। थोड़ा जूम कर दूं मैं, फटाफट से बताइए। क्या वो 55% के ऊपर अल्टीमेटली ये दोनों मिल करके अगर देखें, ये दोनों मिल करके देखें तो 55% हो गया ना उसके ऊपर। अच्छा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली वी के ऊपर हमारा अब कंट्रोल तो स्थापित हो चुका है, पर मैं पूछ रहा हूं ओनरशिप क्या है। हाउ शुड, अच्छा, डिसीजंस आर मेड एज पर सिंपल मेजॉरिटी। सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करता है? मुझे फटाफट से बताओ कि मेरे पास यहां कितने प्रतिशत की ओनरशिप आएगी। हम 30% के कितने मालिक हैं? 80% प्लस 25% मालिक हैं, तो हमारी कितनी ओनरशिप आ गई? ध्यान देना, इसको 24 और 25 हो गया 49।
क्या अभी भी कंट्रोल है आपका? फटाफट से बताओ, क्या अभी भी कंट्रोल है? द आंसर इज यस। उसने पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हाउ शुड सोलर अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन वीनस इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट? क्या हमारी होल्डिंग कंपनी में वीनस सब्सिडरी है, ये इन्वेस्टमेंट आएंगी, इन्वेस्टमेंट इन वीनस क्या सीएफएस में आएंगी? फटाफट से बताओ, हाउ शुड सोलर अकाउंट फॉर, तो मुझे बताइए क्या होगा? द आंसर इज कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आएंगी। क्या उसकी जगह पर आप उसके नेट एसेट्स को लिखेंगे? द आंसर इज यस। क्या उसकी गुडविल को लिखेंगे? द आंसर इज यस। क्या उसकी नॉन एनसीआई को रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज यस। तो अब वो आपको कह रहा है, इन द प्रेजेंट केस सोलर लिमिटेड कंट्रोल्स मार्स लिमिटेड सिंस इट होल्ड 80% राइट्स, consequently it also control the voting rights of 30% held by Mars in Venus. Solar Limited has 25% direct interest and related voting power in Venus. Thus, Solar Limited controls 55% voting power of Venus. As the decisions are concerned require simple majority, Solar Limited controls Venus. Therefore, it should consolidate in as per accounting standard 110. Although solar controls ownership, its entitlement, uski ownership to the subsidiaries benefit is determined on the basis of the actual ownership. For this purpose, the consolidated statement solar company has determined 49%. As a result, 51% of the profit, other comprehensive income and the net asset shall be attributed to non-controlling interest of the financial statements. दिस कंप्राइजेज 6% एट। अब ये कहानी आपको चाहिए नहीं है 49 कैसे निकाला, उसने अपना तरीका बताया, आप अपने आप काम करें। तो ये अगेन दिस इज बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आएंगे? द आंसर इज नो। आपको कंसोलिडेट करना है, यही उसने लिख दिया। कह रहा है कंसोलिडेट करो, नेट एसेट निकालो, गुडविल निकालो, एनसीए निकालो, इन्वेस्टमेंट को लिखाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 146, तो इसमें प्रॉब्लम बता सकते हैं? पूरा लंबा क्वेश्चन है ये, जिनकी भी क्वेरी थी बता सकते हैं 146 में क्या इश्यू है। प्रणव कह रहा है प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। नहीं, वो तो मुझे भी लगता है कि मरियल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। तो जिनकी भी प्रॉब्लम है यू कैन प्लीज कॉल। क्वेश्चन 52 असल में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो मेरा हौसला पड़ा नहीं। Company A acquired 90% interest of B on 1st April for rupees 85 crore in a distress sale. Company B did not have any instrument recognized in the equity. Company appointed a registered valuer with whose assistance company valued the fair value, and the fair value is rupees 15 crore and 100 crore respectively. Find out the NCI to be shown in the statements. तो NCI कितने प्रकार से शो कर सकते हो? जब आपने फेयर वैल्यू निकाल रखी है NCI की, तो फेयर वैल्यू कितनी है? 15 करोड़। यानी आप अपने पास 15 करोड़ का दिखा दो। वैल्यू एट विच टू बी शोन, तो ये 15 करोड़ हो गया। उन्होंने अपने पास यहाँ पर, क्योंकि स्टडी मटेरियल है, वो समझा रहे होंगे इसके अंदर कि इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऑप्शन एक ये है, ऑप्शन दूसरी ये है। आपके लिए सिर्फ यही आंसर है, क्योंकि दूसरी ऑप्शन आपके लिए नहीं होती है। ओके। 146 का 6th पॉइंट देखने को बोला बच्चे ने। 146 का 6th पॉइंट, द कैपिटल प्रॉफिट प्रेफरेबली इज टू बी एडजस्टेड। ये पागल है, मतलब क्या बताऊं, इनको गालियां देने का दिल करता है। कैपिटल प्रॉफिट ना पुराने जमाने में बोलते थे, सीना के अंदर लिखा गया डेट ऑफ एक्विजिशन। कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो कैपिटल प्रॉफिट, मतलब जो आपके नेट एसेट्स हैं, इनको एडजस्ट करना है किसके साथ? गुडविल के साथ। ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये ठीक है। ये ऐसा लिख देते हैं, बट इसका आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, जीबीपी की प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इन कंसोलिडेटेड इक्विटी करते हैं? द आंसर इज यस। क्वेश्चन 52 ऑफ चैप्टर 14। क्वेश्चन 52 ऑफ चैप्टर 14। A parent company has 80% owned subsidiary. Entity B makes an acquisition for cash of a third company.
which it then wholly owns. Goodwill of 1 lakh arises on acquisition of entity C. तो फिर से देखो, ये A है जिसके पास एक सब्सिडरी है, 80% सब्सिडरी है B. एंटिटी बी मेक्स एन एक्विजिशन फॉर कैश ऑफ अ थर्ड कंपनी, उसने इसके ऊपर एक 100% की अपनी एक सब्सिडरी बना ली है कट रहा है, और वो कह रहा है गुडविल अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ सी, कहता है इसको जब अक्वायर किया तो इसके पास क्या आ गई, इसके पास आ गई गुडविल। हाउ शुड दैट गुडविल बी रिफ्लेक्टेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी ए, कहता है वो गुडविल क्या यहां पर आएगी कि नहीं आएगी, जरा फटाफट से जवाब दीजिए। जो सी की गुडविल होती है, क्या वो सी की गुडविल ए में चली आएगी? द आंसर इज, बताओ फटाफट से। वंश ने कहा वो 80% चली आएगी। द करेक्ट आंसर इज गुडविल विल गेट एलिमिनेटेड इन सीना ऑफ बी बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल एसेट, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। इसका प्रॉपर्टी मेरे पास आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आगे भी चली जाती है, लेकिन गुडविल जो होती है यहीं पर ही राइट ऑफ हो जाती है। भूल गए क्या आप? क्या ये गुडविल जो सी की बी के पास आएगी, उसने पूछा है हाउ शुड द गुडविल बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स, शुड इट बी रिफ्लेक्टेड एज 100% ऑफ गुडविल विद 20% एलोकेटेड टू एनसीआई और 80%, दोनों ही जवाब गलत हैं। गुडविल आएगी ही नहीं हमारे पास, तो गुडविल कहां चली जाएगी? इट विल गेट एलिमिनेटेड इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो इनका तो इन्होंने दो ऑप्शन दी नहीं। एज्यूमिंग दैट एंटिटी बी प्रिपेयर स्टेटमेंट 100% ऑफ गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ सी इन द स्टेटमेंट्स। ओके, एंटिटी ए शुड रिफ्लेक्ट 100% ऑफ गुडविल एंड एलोकेट। गलत जवाब है साहब, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब आप अपने पास ऐसा कहते हैं कि एंटिटी ए 100% गुडविल सी की अपने पास कंसोलिडेट कर देगी, ये गलत जवाब है। ये ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का आंसर दिया है उन नालायकों ने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज की डेट में हम आइडेंटिफाइबल एसेट निकालते हैं, इट गेट्स एलिमिनेटेड। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इंस्टीट्यूट को मेल भेज सकते हैं, यू जस्ट सेंड कि आपका ये आंसर गलत बोल रहे हैं शर्मा जी। ठीक है, तो अपने आप आपको जवाब दे देंगे। उन्हें यही लिखना साथ में, ठीक आंसर जरूर बताना उनको, कहना कि ये शर्मा जी बोल रहे हैं कि इट गेट्स एलिमिनेटेड इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट बिकॉज गुडविल इज नॉट आइडेंटिफाइबल। ठीक है, तो आप उनको ये आंसर भेजना, अगर जवाब आए तो मुझे भी बताना। इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो क्या उस पर इंडिया अप्लाई होंगे? द आंसर इज यस। हाँ श्रुति, इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है जहां तक मुझे याद है, वो भी चेन होल्डिंग का ही सवाल था। मैंने उसमें ना पहले इन दोनों को कंसोलिडेट किया था, तो उसमें गुडविल आई थी। तो जब मैंने अगला सीना बनाया था, तो क्या ये गुडविल को मैंने अपने पास रिड्यूस कर दिया था? फटाफट से बताओ, शायद 5 लाख गुडविल आई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो हमने एलिमिनेट कर दिया था। अब वो कह रहे हैं कि अपने पास ये वाली गुडविल को बैलेंस शीट में एलोकेट करके दिखा दो, पेरेंट की और एनसीआई की। गलत जवाब है ये। ऐसा पुराने जमाने में होता था, जब ओल्ड होल्डिंग कंपनी होती थी वहां करते थे हम, ऐसा अब नहीं करते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने आंसर पता नहीं किस तरह से दे देते हैं ये लोग, बिना सोचे समझे। तो दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट व्हाट आई कैन से। बाकी फिर भी अगर इनका आंसर ही आपने पेपर में लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट वो लिखोगे तो आप फिर आप कहोगे सर हम तो ये कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने आंसर ये दे दिया, तो गलत है वो। बाकी कंसिडरिंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यू कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहां मैं लिख देता हूं कि रॉन्ग आंसर है। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78, अच्छा ये चैप्टर 13 का होगा 78। हाँ, 78 में भी क्या प्रॉब्लम है? इट्स सेम क्वेश्चन। 78 जिन्होंने मुझे लिखवाया था, प्लीज चेक, इट इज द सेम क्वेश्चन, रेदर दिस क्वेश्चन हैज बीन डन इन द क्लास।
क्वेश्चन नंबर 54 किसी बच्चे ने बता दिया, इट्स क्वेश्चन 54 ऑफ चैप्टर 14। फिगर्स भी सेम है इसकी तो तो आपका आप मुझे अपनी समस्या फोन पे बता दीजिएगा अगर कोई हो तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं आज की तो क्लास खत्म ही कर रहा हूं आपके साथ मुझे ये बताइए हमारी नेक्स्ट क्लास आपको मालूम है कब है? नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे। थर्सडे की छुट्टी है, थर्सडे कल ही है, तो कल आपकी छुट्टी है और मैं आपके साथ अब मिलूंगा। तो आप एलओसी का होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा, तो हम एलओसी को पूरा करेंगे और इसके बाद मेरे हिसाब से हमने सारे बैकलॉग को आज निपटा दिया। आपने भी बैकलॉग निपटा दिया होगा, मैंने भी निपटा दिया। अब आगे से थोड़ा सा मेहनत करना और साथ के साथ होमवर्क करते रहना, ठीक है? चलिए विकास, मुझे अभी क्लास खत्म हो तो 10 मिनट में फोन कर लेना, बस 5 से 10 मिनट लगते हैं इधर उधर बात करने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।